प्लीज हैव अ लुक एट दिस वर्ल्ड मैप। यूएस की जो नेवी उसको बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी, और उसकी प्रेजेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड है। फॉर एग्जांपल अपनी जो नेवी है, जैसे इंडिया की नेवी इतनी बड़ी नहीं है, सो इंडिया की नेवी की मैक्सिमम प्रेजेंस आपको इंडियन ओशन में दिखाई देगी यहां पर, लेकिन जो यूएस की नेवी है उसकी प्रेजेंस आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड दिखाई देगी। और यूएस की नेवी ने फॉर द ऑपरेशंस उन्होंने वर्ल्ड के मैप को डिवाइड किया हुआ है, और वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स को भी डिवाइड किया हुआ है कि वर्ल्ड में उनकी जो नेवी है उनकी नेवी की प्रेजेंस यहां पर होगी। और लेट्स से उन्होंने अपनी कंप्लीट नेवी को 7 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और उनको फ्लीट नाम दिया, फर्स्ट फ्लीट, सेकंड फ्लीट, थर्ड फ्लीट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और उनको ऐसे किया कि जो फिफ्थ फ्लीट है वो ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये जो सेंट्रोम है इस वाले एरिया पे ध्यान देगी फिफ्थ फ्लीट। जो सेवंथ फ्लीट होगी यूएस की वो यहां पर ध्यान देगी, इंडिया एंड द पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन पे सेवंथ फ्लीट है, इंडो पैसिफिक रीजन पे सेवंथ फ्लीट है। फिफ्थ फ्लीट का जो सेंटर पॉइंट है वो कहां पर है, वो पर्शियन गल्फ के पास है, यूएई के पास ही है। जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी। उस सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन डिसाइड्स लॉट मेनी थिंग्स। ज्योग्राफी डिसाइड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी डिसाइड्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ज्योग्राफी डिसाइड्स द कल्चर ऑफ अ रीजन। फॉर एग्जांपल, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वर्ल्ड मैप। दिस इज द एंशिएंट सिल्क रूट where the different parts of the world, for example China हो गया, India हो गया, Persia and Europe, these civilization, these ancient civilization, they are connected with each other through these silk route. This is the land part of that silk route and this is the maritime part of the connectivity. Now you know, without connectivity it's very difficult for the human civilization to thrive, to survive, to move forward in the future. It's very difficult. You know why? Because the connectivity, when the one civilization it is connected with the other civilization, then there will be exchange of the ideas, exchange of the goods and services. It's not just about the exchange of the goods and services, rather it is more about the exchange of the idea. जब विचारों का आदान प्रदान होता है ना, तब जो डेवलपमेंट है, जो आने वाले भविष्य में जो भी डेवलपमेंट होंगे उनके लिए जो भी पृष्ठभूमि सेट होगी वो वहीं से ही होती है। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि जो भी सिविलाइजेशंस हैं जो उस समय पर एग्जिस्ट करती हैं वो आपस में कनेक्टेड हो वाया ट्रेड एंड कॉमर्स, सो दैट द आइडियाज, सो दैट द इनोवेशन, सो दैट द न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशन, दे कैन बी एक्सचेंज्ड इजीली। नाउ अब देखिएगा, सिंस द एंशिएंट टाइम दिस वाज द लैंड पार्ट ऑफ द सिल्क रूट, दिस वाज द मैरीटाइम पार्ट ऑफ दैट कनेक्टिविटी। नाउ all these world parts, all these civilizations of the world, they were connected. We know this thing. Now somewhere in the 14th century, 1453, this part of the world, this is called as the Constantinople, और ये टर्की का पार्ट है उस टाइम। This part, the Constantinople, this was captured by the Turks. और किसी समय यहां पर जो ईस्टर्न यूरोप के जो भी कंट्री हैं उनका डोमिनेंस था, उनका कंट्रोल था, बट सडनली दिस वाज कैप्चर्ड बाय द टर्क्स एंड दे स्टार्ट डिमांडिंग, दे वर डिमांडिंग वेरी हाई टैरिफ कि कुछ भी चीज अगर यहां से जाएगी, लेट अस सपोज कि चाइना से जो भी मर्चेंट है वो सामान लेकर के इस सिल्क रूट के थ्रू वो सामान यहां पर यूरोप में जो भी बेच रहे हैं, then they started to demand extraordinary कि आपको टैरिफ देना पड़ेगा, लेट्स से कि 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम्स आपको टैरिफ देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो भी कमोडिटी यहां से जा रही होंगी इस वाले ट्रेड रूट से, वो कमोडिटी तो यूरोप में बहुत ज्यादा महंगी हो गई ना। इसका मतलब क्या हो गया, यूरोपियन पीपल नाउ दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंडिया, नाउ दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द चाइना। This is called as the one of the important choke points in the history of the world, and this important choke points of the history of the world, it decided the upcoming future of the world at that point of time. कैसे डिसाइड किया, बिकॉज देखिए नियरली इट वाज समवेयर इन द 1453, ये जो एरिया था, दिस एरिया, इट इज दिस रीजन, इट इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टेंटिनोपल, दिस एरिया वाज कैप्चर्ड बाय द टर्क्स। अब यहां पर जब टर्क्स का डोमिनेंस हो गया और आना जाना जो भी व्यापार था, आवागमन था, उसके ऊपर हैवी टैरिफ लगा। हैवी टैरिफ लगने के कारण क्या हुआ कि ट्रेड और जो कॉमर्स था उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया, उसमें बाधा आ गया। नाउ उसके कारण क्या हुआ, यूरोप में जो भी चीजें यहां से आती थी, इंडिया से हो गया, चाइना से हो गया, इंडिया से स्पेशली जैसे मसाले, स्पाइसेस, दे वर इन द वेरी हाई डिमांड इन द यूरोप, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए। एंड नाउ जो स्पाइसेस थे और जो अदर चीजें थी जो कि इंडिया से जा रही थी यूरोप में, और जो डेली बेसिस की वस्तुएं थी, मूलभूत सुविधाओं की वस्तुएं थी, उनका जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। उसका डायरेक्ट असर किस पे, आम आदमी पे आया। आम आदमी की मदद के लिए यहाँ के जो भी राजा रजवाड़े थे उन्होंने सोचा कि यार वी नीड टू डू समथिंग। सो उन्होंने उसके बाद जितने भी सी ओशन एक्सप्लोरर थे, जिनके पास अपनी अपनी शिप्स थी, उनको कहा कि आप जाइए, वी आर सपोर्टिंग यू, आप जाकर के एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढिए और सी रूट ढूंढिए इंडिया की तरफ। और उसके बाद से आप सुनते हैं द जर्नी ऑफ द क्रिस्टोफर कोलंबस, द जर्नी ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, उनकी जर्नी में कुछ इश्यूज थे लेकिन बट इट्स ओके। सो ये सारी जितनी भी जर्नी है which was discovering the sea route to India, ये सारी उसी के बाद से स्टार्ट हुई। So don't you think so कि some of the points वर्ल्ड के they have decided the history, the polity of the region, the upcoming जो empires हैं उनको डिसाइड किया, बिल्कुल किया। So one such point in the history is this point. Now आज के दिन ऐसे कौन कौन से पॉइंट है, we need to look into the
लुक इनटू दिस सेशन। देखिए आज के दिन ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू लुक इनटू 3 सच पॉइंट्स इन दिस सेशन। सबसे पहला, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये एक ऐसा ही पॉइंट है। दिस इज द वन सच चॉक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। उसी के साथ साथ ये एक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दिस इज वन सच पॉइंट। उसी के साथ साथ ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ द बॉस्फोरस। उसी के साथ ये एक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज द स्वेज कैनाल एंड ये है बाब अल मंडब। उसी के साथ एक और पॉइंट है, पनामा कैनाल। दीज आर कॉल्ड एज द इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स। ये वही ऐसे ही पॉइंट है, दे आर डिसाइडिंग द प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर इन एरिया में इतनी स्ट्रेंथ है दैट दे आर डिसाइडिंग द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द ओविंग टू देयर ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस। चलिए चल करके एक एक चीजों को देखते हैं। चलिएगा, देखिए नाउ सबसे पहला पॉइंट, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। This is called as the Strait of Hormuz. Now, why this is so much significant? This Strait of Hormuz, it is significant because ये Strait of Hormuz, it is connecting this region with the other part of the world. और इस रीजन में कौन आता है? This is called as the Arabian Peninsula. और यहाँ पर ईरान है, उसके ऊपर इराक है. This is Saudi Arabia, Yemen, Oman, and this is UAE. Now, why this part is so much important for the world? This part is so much important for the world because यहाँ पर ही लगभग वर्ल्ड के, और इनफैक्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है उनके 65% ऑफ द प्रूवन ऑयल रिजर्व यहीं पर ही है। नाउ आज के दिन ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड। आप इंडिया को देख लीजिए, क्या आप एक वीक के लिए या 10 दिन के लिए बिना पेट्रोल या बिना डीजल के रह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या चाइना रह सकता है? क्या नहीं? क्या यूएस रह सकता है? क्या नहीं? सो कोई भी कंट्री रह ही नहीं सकता बिना एनर्जी के। सो फॉर इंश्योरिंग द एनर्जी सिक्योरिटी ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यस, जितने भी ऑयल जो टैंकर्स हैं वो सारे के सारे पर्शियन गल्फ से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए, ऐसे अरेबियन सी से होते हुए, फिर वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं। ऐसे इस साइड में अटलांटिक ओशन में चले गए और यहाँ से ऐसे वो रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से यूरोप को कनेक्ट कर दिया, और ऐसे इंडियन ओशन और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए चाइना को कनेक्ट कर दिया, और साउथ ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री हैं उन सबको कनेक्ट कर दिया। So that is why this part of the world, this is called as the Strait of Hormuz. It is one of the important choke points of the world, which is deciding the geopolitics of the world. In fact, the whole world, we can say the whole world. इसकी सिग्निफिकेंस यहां तक है कि यूएस की जो एक 5th फ्लीट है वो यहां पर प्रेजेंट है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सुनिएगा, प्लीज हैव अ लुक एट दिस वर्ल्ड मैप। यूएस की जो नेवी उसको बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी, और उसकी प्रेजेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड है। फॉर एग्जाम्पल अपनी जो नेवी है, जैसे इंडिया की नेवी इतनी बड़ी नहीं है, सो इंडिया की नेवी की मैक्सिमम प्रेजेंस आपको इंडियन ओशन में दिखाई देगी यहां पर, लेकिन जो यूएस की नेवी है उसकी प्रेजेंस आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड दिखाई देगी। और यूएस की नेवी ने फॉर द ऑपरेशंस उन्होंने वर्ल्ड के मैप को डिवाइड किया हुआ है, और वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स को भी डिवाइड किया हुआ है कि वर्ल्ड में उनकी जो नेवी है, उनकी नेवी की प्रेजेंस यहां पर होगी। और लेट्स से उन्होंने अपनी कंप्लीट नेवी को 7 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और उनको फ्लीट नाम दिया, फर्स्ट फ्लीट, सेकंड फ्लीट, थर्ड फ्लीट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और उनको ऐसे किया कि जो 5th फ्लीट है वो ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये जो सेंट्रोम है इस वाले एरिया पे ध्यान देगी 5th फ्लीट। जो 7th फ्लीट होगी यूएस की वो यहां पर ध्यान देगी, इंडिया एंड द पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन पे 7th फ्लीट है। इंडो पैसिफिक रीजन पे 7th फ्लीट है। 5th फ्लीट का जो सेंटर पॉइंट है वो कहां पर है? वो पर्शियन गल्फ के पास है, यूएई के पास ही है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती तो यूएस की जो 5th फ्लीट है वो यहां पर स्टेशन होती ही नहीं। सो दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। Now the second important choke point is the Strait of the Malacca. Now सबसे पहले तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। This is the location of the Strait of the Malacca and it is connecting the Andaman Sea, और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे इस साइड से होते हुए साउथ चाइना सी में चला जाता है। You can connect the Indian Ocean via the South China Sea, और उसके बाद आप ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट हो सकते हैं। So this is the Strait of Malacca. Now why this is so much significant? This is so much significant owing to the tussle between the China and the India. और चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया और यूएस इसको वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चॉक पॉइंट समझते हैं, एंड इंडीड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड द सिग्निफिकेंट चॉक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? देखिएगा, चाइना को अगर व्यापार करना है, चाइना को अगर तेल खरीदना है, ऑयल, इफ इट वांट क्रूड ऑयल, वो कहां से? यहां से परचेज करेगा, ईरान से, इराक से, और ये जो मिडिल ईस्ट है यहीं से ही। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? चाइना को अगर एक्सपोर्ट करना है, बिकॉज चाइना को ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उससे अपने आप को कनेक्ट करना है, और उस ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने एक्सपोर्ट को भेजना है, तो वो कैसे भेज सकता है? एक्सपोर्ट ऐसे कर सकता है, एक तो फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में कर सकता है, फॉर एग्जांपल इंडिया को कर सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही वो अफ्रीका को कर सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही वो यूरोप को भी कर सकता है यहां से। सो इसका मतलब दिस बिकम्स अ चॉक पॉइंट फॉर द चाइना ओविंग टू द एक्सपोर्ट, क्योंकि यहां से ही उसके मैक्सिमम एक्सपोर्ट जाएंगे। चाइना भी ये बात को जानता है कि इसको काउंटर कैसे करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहीं से ही क्यों, चाइना तो यहां से भी जा सकता है ना, पैसिफिक से भी जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल जा सकता है पैसिफिक से भी, लेकिन पैसिफिक से जाने के बाद, पैसिफिक से जाएंगे तो उसके बाद पनामा कैनाल से होते हुए अटलांटिक को क्रॉस करते हुए ऐसे आना पड़ेगा। हो सकता है कि डिस्टेंस बढ़ जाए,
ज्यादा, टाइम ज्यादा लगे, और आज के दिन तो दो ही चीजों का खेल है ना, टाइम का। इफ यू कैन प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अगर वो सस्ते में और कम समय में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो भी आपका जो आपको एक्सपोर्ट होंगे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी ना वर्ल्ड में। लेकिन मान लीजिए आप बना सकते हैं क्वालिटी वाली चीज, लेकिन उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, आप समय पे उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो कौन खरीदेगा आपसे? कोई नहीं खरीदेगा ना भाई। सो आज के दिन तो मेनली दो चीजों की डिमांड है ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये चौक पॉइंट क्यों है भाई, पानी का ही तो रास्ता है ना, शिप से होते हुए ऐसे घूम के आ सकता है, टाइम ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा लगेगा ना भाई। सो जहां पर भी टाइम ज्यादा, खर्चा ज्यादा, खत्म बात। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ द मलक्का। और इसीलिए इंडिया ने चाइना को टैकल करने के लिए कि कोई बात नहीं, आप हमें गलवान में परेशान करेंगे ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें उसमें लद्दाख के आसपास, पेंगोंग लेक के आसपास परेशान करेंगे ना, कोई बात नहीं, हम यहां पर आपको परेशान करेंगे। जितना आप हमें यहां पर परेशान करेंगे, हम उतना आपको यहां पर परेशान करेंगे। दैट इज वाई इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार में ट्राई सर्विस कमांड को स्टैब्लिश किया यहां पर, और अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहां पर। नेवी की प्रेजेंस यहां पर ज्यादा, इंडियन नेवी की प्रेजेंस अंडमान एंड निकोबार में, ओविंग टू व्हाट, ओविंग टू दिस। समझ में आया आपको? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ द मलक्का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने जो इंपॉर्टेंस है उसको समझाया हुआ आपको, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। आप वीडियो को पॉज करिएगा, देख सकते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्टेट ऑफ द बोस्फोरस एंड द स्टेट ऑफ द दार्दानल। पहले तो इनकी लोकेशन देखते हैं कहां पर, ये देखिए, दिस इज द ब्लैक सी, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। ओके, नाउ यहां पर आपको मिलेंगे स्टेट ऑफ बोस्फोरस एंड द दार्दानल स्टेट। नाउ व्हाई दे आर सो मच सिग्निफिकेंट, चलिए पहले इनकी लोकेशन को और अच्छे से देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिएगा, ये ब्लैक सी है और यहां पर है दार्दानल और द बोस्फोरस स्टेट। इसका मतलब आपको अगर ब्लैक सी से आना है तो इन दो स्टेट्स को क्रॉस करते हुए फिर एजियन सी में आना पड़ेगा, फिर मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से होते हुए स्टेट ऑफ जब्राल्टर से होते हुए आप अटलांटिक ओशन में जा सकते हैं। आप उसके बाद यहां से होते हुए आप ऐसे इस साइड से आप स्वेज कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए आप इंडियन ओशन में जा सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको ब्लैक, इफ यू आर प्रेजेंट हियर इन द ब्लैक सी और आपको अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उससे कनेक्ट होना है, संसार के दूसरे हिस्सों से, दूसरे क्षेत्रों से कनेक्ट होना है, तो आपको इस वाले डायरेक्शन से होते हुए जाना पड़ेगा। थिंग्स आर क्लियर नाउ? अब सुनिएगा, रशिया के लिए दो स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों रशिया के लिए इंपॉर्टेंट? इसलिए है, प्लीज हैव अ लुक एट द मैप। ये है रशिया, फॉर एग्जांपल दिस इज द कंप्लीट रशिया। ओके, रशिया में जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी सी पोर्ट्स हैं, बिकॉज रशिया के पास जो सी एक्सेस है वो है काफी ज्यादा है, वी नो दिस थिंग। बट रशिया की प्रॉब्लम यह है कि जितने भी रशिया के पोर्ट्स हैं, उनके जो भी बंदरगाह हैं, जो भी समुद्र से लगते हैं, उन सब में लगभग 9 से 10 महीने तक बर्फ रहती है। आइस से उनमें बर्फ ज्यादा रहती है, आइस रहती है उसमें। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप सोचिए, आप 9-10 महीने तक यूज ही नहीं कर सकते उन पोर्ट्स को। जब आप 9-10 महीने तक यूज नहीं कर सकते तो आप पूरे साल व्यापार कैसे करेंगे? इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर, आपके पास वोम जो पोर्ट है उसका एक्सेस होना चाहिए, इन कोल्ड पोर्ट्स का एक्सेस नहीं। ये तो है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उसके साथ साथ वोम पोर्ट का एक्सेस होना चाहिए। जैसे इंडिया के पास JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया, उसके साथ साथ कलकत्ता पोर्ट हो गया। सो ऐसे पोर्ट्स आपके पास होने चाहिए, और रशिया के पास ऐसा पोर्ट यहां पर एक है ब्लैक सी में, जैसे ये हो गया, दिस इज द रशियन रीजन, ये हो गया ब्लैक सी। सो रशिया को ब्लैक सी से होते हुए और मेडिटेरेनियन सी से होते हुए ऐसे अटलांटिक ओशन, और ऐसे होते हुए रेड सी से जाकर करके ऐसे इंडियन ओशन से ऐसे कनेक्ट हो सकता है। दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू कंटेन द रशिया यूएस इज यूजिंग एवरी स्ट्रेटजी कि ये जो भी दो स्टेट हैं, इन पे हमारा वर्चस्व रहे, इन पे हमारा कंट्रोल रहे। इसीलिए देखिएगा, यूक्रेन और रशिया दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। इसीलिए बोलते हैं कि जो नाटो है, यूएस इज यूजिंग द नाटो टू सप्रेस द रशिया इन द ब्लैक सी। ब्लैक सी बार बार नाम क्यों आता है? ब्लैक सी का बार बार नाम इसीलिए आता है ओविंग टू दीज टू स्टेट्स और ओविंग टू द वार्म पोर्ट एक्सेस ऑफ द रशिया, कि रशिया को कोई भी वार्म पोर्ट का एक्सेस ना मिले, ताकि वो किसी से व्यापार ना कर पाए। जब व्यापार नहीं कर पाएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ेगी, उनके जो सहयोगी, जो मित्र देश होंगे, उनके साथ उनके कनेक्शन अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि व्यापार ही है एक जो इंटरेस्ट को जोड़ता है, और जैसे इंटरेस्ट जुड़ते हैं वैसे ही सारी चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होने लगती हैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में। सो दैट्स द मेन पॉइंट। उसके साथ आगे चलते हैं। एंड यस नाउ माय डियर फ्रेंड्स, and yes friends, there is an important announcement for all of you. Unacademy is coming up with 3DFT. Now what is this 3DFT? This is 3-day free trial for Unacademy. आज जहां पर आपको 3 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी पर। सारे कोर्सेज, सारे बैचेस, बीट लाइव क्लासेस फॉर द 3 days, बीट रिकॉर्डेड कोर्सेज, और उनकी जो भी टीचर्स की जो PDF है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आप सभी को एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी के साइट पर, और अनअकैडमी की जो ऐप है उस पर 3 दिन के लिए। सो दिस 3-day फ्री ट्रायल इट इज रिलेटेड विद कि आप देखिए, पहले प्लेटफॉर्म पर आइए, आप देखिएगा, प्लेटफॉर्म को यूज करिए, इस्तेमाल करिए, और उसके बाद विश्वास करिएगा। इफ यू थिंक कि यस, जो 3-day फ्री ट्रायल है इसमें आपको बेनिफिट मिला और आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहिए, तब आप जुड़िएगा। सो दिस इज द 3-day फ्री ट्रायल, आप इसके साथ जुड़िएगा फ्रेंड्स। एंड उसी के साथ साथ
अगर आप कंफर्म है कि आपको अनअकैडमी के साथ ही जुड़ना है तो आप अनअकैडमी के बैचेस के बारे में जान सकते हैं। अनअकैडमी पर अनअकैडमी से जुड़ करके आप 2026 की तैयारी कर सकते हैं। आरंभ बैच में आपको 2026 की तैयारी कराई जाएगी और ये आरंभ बैच इंग्लिश में होगा। उसी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में फाउंडेशन बैच 2026 का ये स्टार्ट हो रहा है। उसी के साथ साथ 2027 की तैयारी अगर आप प्रॉपर हिंदी माध्यम में करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और आपके लिए संभव बैच है। उसी के साथ साथ अगर आप 2028 के लिए तैयारी करना चाहें तो आप न्यू बैच से जुड़ सकते हैं इंग्लिश में। यू कैन सब्सक्राइब नाउ एंड यस इफ यू वांट गेट डिस्काउंट तो आप अनअकैडमी पर ये कोड यूज कर सकते हैं SKY50, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ जो भी सब्सक्रिप्शन का प्लान होगा उसमें आपको एक्सटेंशन मिलेगा। यू कैन गेट अप टू 12 मंथ ऑफ द एक्सटेंशन इफ यू आर यूजिंग दिस कोड SKY50। आपको डिस्काउंट प्लस एक्सटेंशन मिलेगा इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।